इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या लगता है? CGST, SGST, IGST, IGST लगता है। वो भी कौन से चार्ज में? RCM. तो दैट यू शुड रिमेंबर, दिस इज अ कोर थिंग. Import of service is always charged to IGST and it is always charged on RCM. RCM का मतलब क्या है? कौन भरेगा? सप्लायर के रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट भरता है, ठीक है ना, क्योंकि सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. सप्लायर से कैसे आप कंप्लायंस करके लोगे? तो कंप्लायंस हमें रेसिपिएंट से करके लेना होता है. द someone who is taking the service, that person has to take the what you say, pay the taxes. Now please understand, import of services के पहले भी सेक्शन में आया था. डू यू रिमेंबर? कहाँ पे आया था? सेक्शन 7(1)(b) में आया था. 7(1)(a) में तो बिजनेस एंड कंसिडरेशन दोनों था, 7(1)(b) में आया था. तो ये तो आपके सामने है. आपने कभी वो बचपन में किया है? फाइंड द डिफरेंस का ऐसा गेम आता है, पता है? 2 इमेज देंगे एंड देन बोलेंगे फाइंड द डिफरेंस. तो पैरा नंबर 4 में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा है और सेक्शन 7(1)(b) में भी क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. आप लोग दोनों सेक्शन पढ़ लो, आपके पीछे ही प्रीवियस पेज पे ही रहेगा नोटबुक में. यू रीड बोथ द सेक्शन एंड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेक्शन, 7(1)(b) वर्सेस 7(1)(c. डिफरेंस किस में निकाल रहे हैं हम? 7(1)(b) वर्सेस 7(1)(c). सी लेकिन पैरा 4 में. पहले देख लो अच्छे से सब लोग. एंड देयर इट्स नॉट वन पॉइंट, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स. तो आइडेंटिफाई मैक्सिमम पॉइंट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि 7(1)(b) का रीजनिंग कब लिखना है एग्जाम में एंड 7(1)(c) का रीजनिंग कब लिखना है, क्योंकि दोनों क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. तो दोनों का एक्टिविटी सेम है लेकिन सिचुएशन बहुत अलग अलग है. जितने मैक्सिमम पॉइंट आप कलेक्ट कर पाओगे उतने मैक्सिमम पॉइंट कलेक्ट करो एंड देन वी विल टॉक. आप लोगों से ही मैं इनपुट लेके आपको सिखाऊंगा कि बताओ क्या क्या डिफरेंस है. बट टेक 2 मिनट्स एंड रिवाइज दिस. तो 7(1)(b) में क्या है? विद कंसिडरेशन है. 7(1)(c) में क्या है? विदाउट कंसिडरेशन. दैट्स अ कोर डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड. कंसिडरेशन होगा तो 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडर होगा और कंसिडरेशन नहीं होगा तो 7(1)(c) में जाएगा. ओके नेक्स्ट. वहां पे लिखा है यस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और नॉट. ना बिजनेस में है या नहीं है. तो 7(1)(b) में बिजनेस का लेना देना नहीं, लेकिन 7(1)(c) में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा है. मतलब यहाँ पे बिजनेस बहुत मैंडेटरी है, ठीक है. तो बिजनेस होगा तो ही 7(1)(c) लगेगा. मीनिंग देयर बाय अदर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, पर्सनल सर्विस अगर आपने इंपोर्ट की और कंसिडरेशन पे किया, सुनो मेरी बात, पर्सनल सर्विस इंपोर्ट की और कंसिडरेशन पे किया तो 7(1)(b) लगेगा, पर्सनल सर्विस को भी लगेगा एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस. यहां तक क्लियर है? अब वो तो यहाँ की बात हो रही है, आगे जाके गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा है वो अलग चीज है. लेकिन आपको लॉ पढ़ा रहा हूं ना, अभी मैं कैसा स्टेज वाइज लॉ पढ़ा रहा हूं. अब तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं. अभी आगे जाता हूं. सेकेंड, अगर मैंने बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट किए फॉर अ कंसिडरेशन, बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट किए फॉर अ, तो मैंने अपने ऑफिस का आर्किटेक्चर डिजाइन करा के लिया ऑफिस का, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ बिजनेस हो गया और कंसिडरेशन पे किया है तो 7(1)(b) लगेगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो हमेशा 7(1)(b) में जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन है. मेन तो कंसिडरेशन है, बिजनेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया फॉर पर्सनल विदाउट कंसिडरेशन तो कहां जाएगा? मैंने क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. तो घर का डिजाइन बना के लिया विदाउट कंसिडरेशन तो 7(1)(c) में नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पर्सनल यहां पे कवर नहीं है. यहां पे खाली कौन सा कवर है? बिजनेस कवर है. यहां पे पर्सनल एक्सपेंडिचर कवर नहीं है. तो इफ यू इंपोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर तो पर्सनल के लिए आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं. मतलब मुझे क्या बताना है? इंपोर्टेशन विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल 7(1)(b) में भी कवर्ड नहीं है, 7(1)(c) में भी कवर्ड नहीं है. मतलब वो सप्लाई नहीं है और क्योंकि वो सप्लाई नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. तू समझ रहा है? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन पर्सनल 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन बिजनेस 7(1)(b). कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन है तो 7(1)(c) तक आने का ही नहीं. सी में कब आना होता है? जब सी नहीं होता. मतलब विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बिजनेस 7(1)(c), इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन पर्सनल नाइदर 7(1)(b) नॉर 7(1)(c), दोनों में कवर नहीं होगा तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता. यहां तक क्लियर है? और एक डिफरेंस है, यस एनीबॉडी?
एग्जैक्टली तो सी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस खाली आप रिलेटेड पार्टी से करोगे तो ही ये कवर्ड है, बाय ए पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। 71B में ये लिखा है क्या ऐसा कुछ कि रिलेटेड पार्टी होना चाहिए? नहीं, 71B में रिलेटेड पार्टी हो या ऐसा भी तो नहीं लिखा कि नहीं होना चाहिए। मतलब 71B में रिलेटेड हो या रिलेटेड ना हो, मतलब ब्रदर से अगर आपने कंसिडरेशन देके अगर सर्विस लिया, ब्रदर से, सगे भाई से कंसिडरेशन देके अगर सर्विस ली तो 71B। क्यों? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, वहां पे दो ही कंडीशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए एंड भाई है नहीं है उसे लेना देना नहीं है, फ्रेंड है ओके, अननोन है ओके, कंसिडरेशन है ना, खत्म हो गया। यहां पे जब आप विदाउट कंसिडरेशन लेते हो तो गवर्नमेंट बोलता है पहले तो बाहर वाले लोग आपको विदाउट कंसिडरेशन सर्विस क्यों देंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके क्या होनी चाहिए? रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। अब ये रिलेटेड पर्सन वाला तो छोटा मोटा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ब्रदर है, कजिन है, ये है, वो वंस इन अ ईयर का बात होता है। मेन इसके लिए ये सेक्शन बना ही नहीं है, रिलेटेड के लिए बना ही नहीं है सेक्शन। ये सेक्शन बना है अदर इस्टेब्लिशमेंट और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए। आपको पता है इंडिया में फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे इंडिया में कोको कोला है, लेकिन कोको कोला मेन तो यूएसए की है ना, तो वैसे ही होंडा इंडिया है, होंडा फॉरेन है। यूनिलीवर यहाँ पे, यूनिलीवर यूके की कंपनी है। पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हमारी कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। कोई भी आप कंपनी है ना, सैमसंग हमारी नहीं है, एप्पल हमारी नहीं है। हाँ, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, एमजी वगैरह जो भी है, मर्सिडीज, सारी कंपनी तो बाहर की है, जर्मन कंपनीज है, ये सारी है। तो फॉरेन कंपनी के बहुत सारे इंडिया में उसके ब्रांचेस है, सब्सिडरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेस है, ऐसा बहुत सारा, मतलब समझ रहा है ना, ये ऐसा पूरा ग्लोबल कंपनीज इंडिया में है। अब वो सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज हो गई एक दूसरे से, और वो इंडिया के वेंचर को बहुत ज्यादा सर्विसेज सप्लाई करते रहेंगे। तो ये विदाउट कंसिडरेशन ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन दिखा देंगे तो 71B लग जाता। अरे ब्रांच और एचओ है तो विदाउट कंसिडरेशन ही करेंगे ना, और विदाउट कंसिडरेशन करेंगे तो इसका मतलब है प्रॉपर अकाउंटिंग होगा नहीं। ऐसे कैसे विदाउट कंसिडरेशन कोई किसी को सर्विस दे सकता है? तो मैनिपुलेशन हो सकता था। आप समझ रहे हो क्या हो सकता था? मैनिपुलेशन, बिजनेस लेवल पे भी मैनिपुलेशन हो सकता था। इसकी कॉस्ट कम हो सकती थी, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती, और फिर इंडिया में वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाते, फॉरेन के प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाती एज कम्पेयर टू इंडिया के प्रोडक्ट। क्योंकि इंडिया में तो कोई आपको फुकट सर्विस देने के लिए बेटा नहीं है, आपके बाहर हेड ऑफिस है तो वो आपको फुकट सर्विस दे सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है ना। तो ये चाहते थे कि ये जो फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज को क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी आरसीएम लगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगे, ऐसा इनका था, और उसी के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन मतलब इंडियन ब्रांच, ठीक है ना, बाय ए पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फॉरेन कंपनी में अपने हिसाब से लिख रहा हूं, उनकी तो बात उन्होंने की है। अदर इस्टेब्लिशमेंट मतलब शायद ऐसा हो सकता है कंपनी इंडिया में, ब्रांच फॉरेन में, होल्डिंग कंपनी इधर है, सब्सिडरी कंपनी बाहर है। तो बाहर होल्डिंग होना जरूरी नहीं है, मेन कंपनी बाहर होना जरूरी नहीं है, बाहर कुछ भी हो सकता है। बाहर से इंडिया में सर्विस आ रहा है, आप दोनों रिलेटेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी विदाउट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन तो होगा ही होगा यहाँ पे, एंड दैट टू इन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये जो काम करेंगे, जो इंपोर्ट लेंगे, वो तो क्या होगा, बिजनेस का ही होगा, ठीक है ना।